अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हसनैन मुनीब। और आज जो है वो मैंने आपको ये जो है हमारी वो एनालिटिकल पोर्शन जो है वो एमफिल के टेस्ट में जो आना है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के खास तौर पे, तो उसके मतलब जो हमने बात करनी है। और ये वही फाइल है जो कि वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन की तरफ आते हैं बजाय उसके कि टाइम ज़ाया करें। फाइंड द रेशो ऑफ 18 इंचज टू 2 यार्ड। 18 इंचज से 2 यार्ड की हमने रेशो बतानी है। ठीक है, 18 इंचज रेशो 2 यार्ड। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हमें एक यार्ड का पता हो कि एक यार्ड कितने इंचज के बराबर होता है, ताकि यूनिट सेम आ जाए। एक यार्ड होता है 36 इंचज के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 यार्ड इज इक्वल टू 72 इंचज। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 18 रेशो 72। अब आपको पता है कि 18 रेशो 72 का मतलब है कि 18 डिवाइड बाय 72। 18 डिवाइड बाय 72। तो अब ये एक टेबल पे जाते हैं, जिसका मतलब 18 के टेबल पे 72 जाएगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आंसर आएगा। ये 18 डिवाइड बाई 72 है ना, तो इसको लिखोगे 1:4, आंसर आ जाएगा आपका। 18 वन जर 18, 18 फोर जा 72। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, तो पहला स्टेप ये था कि इसको आपने सिंपलीफाई करना है। उसके बाद चलते हैं, इफ ट्रेन ट्रेवल माइल 1+मिनट, कहते हैं एक से ज्यादा मिनट, एक से 1+मिनट, हाउ मेनी माइल विल इट ट्रेवल इन 1 आवर। ठीक है, तो एक से ज्यादा मिनट में वो 1 माइल कवर कर रही है। एक से ज्यादा मिनट का मतलब है कि 1.5 मिनट कर लो। ठीक है, 2 मिनट करने होते तो 2 मिनट लिखे होते, 1.5 मिनट कर लो, तो ये 1.5 मिनट में वो 1 माइल कवर कर रही है। तो अब इसका सिंपल तरीकाकार होता है कि जितने भी मिनट दिए हों या जितनी भी इस साइड पे चीज दी हो ज्यादा, उसको सिंपली सबसे पहले 1 में लेके आते हैं कि 1 मिनट, अगर 1.5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट, जितने भी मिनट में वो कर रही है, दैट इज नॉट द कंसर्न। आपने ये देखना है कि आपने सबसे पहले उसको 1 मिनट में लेके आना है। तो अगर मैं ये जो 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दूं, तो यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा। यहाँ रह जाएगा 1 मिनट रेशो 1 मिनट इक्वल टू, इक्वल का साइन आता है, या रेशो कर लो, इक्वल कर लो। इसमें वैसे एक निशान लगाना होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 माइल, 1 डिवाइड बाय 1.5। 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब उसने पूछा कि ये 1 मिनट का आ गया। अब उसने पूछा कि 60 एक घंटे में, यानी कि 60 मिनटों में कितना होता है। दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी, 1 डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो जब इसका आंसर आप निकालोगे तो ये आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 40 माइल्स। ठीक है, कितना आंसर मिल जाएगा, 40 माइल्स। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो हल हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3:b इज इक्वल टू x:c। अब ये बेसिकली इस तरह होता है कि रेशियो का मतलब मैंने अभी बताया कि डिवाइड होता है। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। तो डिवाइड के अंदर जो है वो, सॉरी ये शेयर बंद हो गया। अब डिवाइड के अंदर क्या सिनेरियो होता है कि इस तरह की जो है वो इक्वल का साइन होता है और दो हमारे पास क्या है, रेशो दी हुई है। अब उसने रेशो क्या क्या दी है, 3:b एंड x:c। 3:b का मतलब है 3:b, और x रेशो क्या होगी, c होगी। ठीक है, अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब भी इस तरह का टर्म आपके सामने आ जाएगी तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। c जो है वो 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और b जो है वो x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 3, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3c इज इक्वल टू x b। अब ये b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आंसर जो आएगा, x इज इक्वल टू 3c डिवाइड बाय b। ये आपकी ऑप्शन आ गई। ठीक है, और ये आपकी ऑप्शन बनती है ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें जो वो सिर्फ निशान नहीं लगा हुआ, स्लैश नहीं लगी, वरना ये ऑप्शन आपकी ठीक है। हाउ मेनी माइल आर देयर बिटवीन टू सिटी इफ द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय 2.4 इंचेस लाइन ऑन अ मैप हैविंग स्केल 1 इंच इज इक्वल टू 8 माइल। वो कहते हैं कि एक माइल जो है, एक माइल को शो करने के लिए हमने 1 इंच जो है वो 8 माइल को शो कर रहा है। आपने बताना है 2.4 इंचज कितने माइल को शो करेंगे। तो अगर इधर 2.4 की है तो उधर भी 2.4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर आएगा 19.2। तो ये 19.2 क्या है, 19.2 माइल जो है वो 2.4 इंचज जो है वो कितने माइल्स को शो कर रही हैं, 19.2 माइल्स को शो कर रही हैं। ऑप्शन नंबर ए।
अगर 10 ट्रैक्टर, इफ 10 ट्रैक्टर्स आर नीडेड टू प्लो अ फील्ड इन 4 आवर। अब इसको लिखने का तरीकेकार ये होता है कि इधर इस तरफ लिखते होते हैं ट्रैक्टर, या कोई भी चीज आप लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया, मैं टेबल बनाता हूँ। जो चीज उसने पूछी है पहले पूरा सवाल पढ़ लेना आपने। उसने आगे अगला पार्ट में वो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रैक्टर्स आर नीडेड, तो जो चीज उसने दोबारा पूछी होगी ना उसको इस तरफ लिख लेना है, ठीक है। और यानी कि जो दूसरे कोई पार्ट में जो कुछ पूछा होगा और जो ऑलरेडी दिए होंगे, दोनों टर्म्स दिए होंगे, वो यहाँ लिख लेना है। अब पहले वो कहता है कि 10 ट्रैक्टर हैं, तो वो 5 घंटे में काम करते हैं। तो आपने बताना है कि अगर 4 घंटे पर जो है वो काम करना पड़े, तो फिर कितने ट्रैक्टर लगे। अब 4 घंटे में ये काम करते हैं 10 ट्रैक्टर, ठीक है। अगर काम की डेली की ड्यूरेशन 5 घंटे बढ़ा दी जाए, तो फिर कितने ट्रैक्टर जो हैं वो काम करेंगे। अब उसके लिए आप एक्स लिख दोगे। अब यहाँ पर जो गलती है, ये जो समझने वाली चीज है वो ये है कि आपने हमेशा इनके रिलेशन की बात करनी है। अगर नंबर ऑफ ट्रैक्टर बढ़ा दिए जाएं तो टाइम कम होगा, टाइम कम लगेगा ना। और अगर नंबर ऑफ ट्रैक्टर कम कर दिए जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। वैसे भी आपको ये जनरल सेंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनवर्स रिलेशन है, जितने ज्यादा ट्रैक्टर उतना कम टाइम। तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हुए 10/x इक्वल टू, आप इधर वाली रकमों को ऊपर नीचे कर दोगे, ठीक है, इनको रिवर्स कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4/5 है ना, तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। ये शो अप किस तरह होगा, ट्रैक्टर 10x, अब इक्वल का साइन, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे, इसको उल्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये दरमियान में इक्वल का साइन है और ये आ गया हमारे पास इस तरह। इसके अंदर अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा आपका 10/x, और इधर आपका क्या आ गया, 4/5/4। अब ये 4 इधर फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 4 × 10 करोगे तो आ जाएगा 40। आपको पता है इस चीज का कि 4 × 10 40 इक्वल टू, एक्स जो है वो 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स जो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू 40/5, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड पे आंसर आ जाएगा 40/5 करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 5 घंटे टाइम कर दिया जाए तो 8 ट्रैक्टर जो हैं वो उसके काम करने के लिए अवेलेबल होंगे, मतलब 8 ट्रैक्टर जो हैं वो इनफ होंगे 5 घंटे में काम करने के लिए, जो कि 10 ट्रैक्टर 4 घंटे में कर रहे थे। A car that gets 15 mile per gallon of gasoline can travel 250 mile on a full tank। वो कहता है कि अब उसके अंदर एक माइल्स उसने इधर बताए हुए हैं, कितने माइल्स कवर कर रही है, और यहाँ उसने साथ दी हुई है माइलेज, ठीक है। ये चीजें दो दी हुई हैं, तो माइल्स कहता है कि 250 माइल्स वो कवर करती है अगर उसकी माइलेज जो है वो 15 माइल्स पर गैलन पेट्रोल हो, ठीक है। तो वो 250 माइल पर फुल टैंक, एक फुल टैंक में 250 माइल्स कवर करती है अगर उसकी एफिशिएंसी कितनी हो, 15 माइल्स पर गैलन। कहते हैं कि आपने माइल्स, नंबर ऑफ माइल्स बताने हैं अगर एफिशिएंसी बढ़ा के 20 माइल्स पर गैलन कर दी जाए। अब पिछले सवाल के अंदर हमने वैल्यूज को क्या किया था, ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर पहले हम रिलेशन की बात करेंगे। देखो जितने जितनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, उतना ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर पाएगी थोड़े से पेट्रोल में। जितनी एफिशिएंसी कम होगी उतना, तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसके अंदर हम किसी भी चीज को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, एज इट इज वैल्यू को लिखेंगे। 250x 15 and 20, 250x 15 and 20, तो यहाँ लिखेंगे हम 250, नीचे x, यहाँ आ गया 15 और यहाँ आ गई 20। अब एज इट इज इसी को उसको भी मल्टीप्लाई करें, 20 × 250 वो करेंगे तो आ जाएगा ये 5000, ठीक है। इस तरफ आ गया 5000 जब हमने 250 × 20 किया, और इस तरफ आ गया 15x। अब x इज इक्वल टू 5000 / 15, 15x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और इसका आंसर आएगा 333, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर डी है, 333, ठीक है। करके देख लो, 333 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6वां सवाल। 7वें का डाटा इनकरेक्ट है, डाटा पूरा नहीं है, तो ये मेरे से हुआ नहीं, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। 8वें पे चलते हैं। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं,
ठीक है, 1 से 2 3 4 5 एंड तक जाएंगे, वो नेचुरल होंगे। एक होल नंबर होता है जो कि 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर चलते रहते हैं। ठीक है, इस तरह ये भी नंबर जो है वो चलते रहते हैं। ये 1 से शुरू होंगे तो नेचुरल, 0 से शुरू होंगे तो होल। वो कहता है कि अब हमारे पास जो कितने 30 तक जो है वो नेचुरल नंबर है। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर आपने लेने हैं, उनमें से आपने बताना है कि इधर मल्टीपल ऑफ 3 या 13। 3 का मतलब है कि 3 के टेबल पे कितने नंबर आते हैं और 13 के नंबर पे कितने टेबल आते हैं, इन दोनों का सम बताना है और उसका चांस बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे मल्टीपल लिख लेते हैं। 3 का पढ़ा पढ़ के, 3 6 9 12 18 21 24 27 और 30। 2 4 6 8 और 10 ये हो गए, और 13 का पढ़ेंगे तो 13 और 26। पहले 30 नंबर में 13 के 2 मल्टीपल आ गए और इसके 10 आ गए, तो टोटल कितने हो गए 12। तो 12 जो है वो मल्टीपल्स आ गए और टोटल नंबर लिए 30, क्योंकि पहले 30 नेचुरल नंबर की बात हो रही थी। तो 12 डिवाइड बाई 30 करोगे तो ये आपका जो है वो रेशियो क्या बनेगी, 3 के टेबल पे अगर डिवाइड करते हो तो 6 के टेबल पे डिवाइड कर लो। 6 2 द 12, 6 5 द 30। ये 12/30 करने का ये करना आता है ना, एक टेबल पे पढ़ो। 6 2 द 12, तो 2 लग गया ऊपर, और 6 5 द 30, 5 आगे नीचे, तो 2/5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो साथ ही आप पूछ सकते हो चैट के अंदर, बेशक वैसे रोक के, जहां से समझ ना आए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी हम इसको कवर कर लें। ठीक है, आगे वो कहता है कि 8वां भी हो गया हमारा, 2/5 आंसर आ गया, पता लग गया। इफ बट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 6 इन सिंगल थ्रो ऑफ 3 अनबाइस्ड डाइस, हमारे पास कहता है 3 जो है वो डाइस हैं, लूडो के दाने 3 है, तो उसमें क्या चांस है कि तीनों दानों पे एक ही बार में 6 6 6 आ जाए। अब आपको पता है कि हर दाने के ऊपर जो है कितनी बार 6 लिखा होता है, हर दाने के ऊपर सिर्फ एक दफा 6 लिखा हुआ है, यानी कि उसकी 6 साइडें हैं जिनमें एक पे सिर्फ 6 लिखा हुआ है। ऐसे ही है, तो अब इसका मतलब है कि आपके पास हरों की वैल्यू, हर एक दाने में से 3 दाने हैं, तो हर दाने में से 1/6 एक ही बार आ सकते हैं। 6 में से एक साइड के आने का चांस है। दूसरे वाले के अंदर भी यही केस है, 1/6। और तीसरे डाइस के अंदर भी यही चांस है कि 6 में से एक बार वो आ सकता है। तो जब आप इसका टोटल आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/, इसका टोटल आंसर जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/216। 1/216 जो कि आपका राइट आंसर होगा और ऑप्शन के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 डिजिट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। इस केस में अंदर कहता है कि 2 डिजिट नंबर पहले आपने देखना क्या होते हैं। 2 डिजिट नंबर से मुराद है कि ऐसे नंबर जिनके अंदर 2 डिजिट होते हैं, और ये शुरू कहां से होंगे, 10 से 99 तक। 99 के बाद 100 आएगा जो कि 3 डिजिट नंबर है। 10 से 99 तक जो है वो रेंज है, ये 2 डिजिट नंबर है। जब इनको काउंट करते हैं नंबर को, तो ये टोटल नंबर कितने बनते हैं, टोटल नंबर आपके बनते हैं 90। ठीक है, 10 से 99 तक काउंट करो, 90 नंबर बनते हैं। अब आपने आगे जो है वो पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो कितने हैं, 90 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो 30 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 के टेबल पे आ सकते हैं। और मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं, 90 डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो 18 ऐसे नंबर हैं इसके अंदर जो कि 5 के टेबल पे आते हैं। लेकिन उसने सेकंड कंडीशन क्या रखी है, एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, जो कि 3 का मल्टीपल हो लेकिन 5 का मल्टीपल ना हो। तो पहले हमने 5 का मल्टीपल निकालने हैं, तो इनमें से ऐसे नंबर जो कि 3 का मल्टीपल भी है। अब वो कहते हैं कि ये जो 18 नंबर है ना, इनमें हर तीसरा नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल भी है। तो हमने उसको चूज नहीं करना, हमने सिर्फ वो चूज करना है जो सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल पे आ सकते हैं, 5 के टेबल पे नहीं आ सकते। तो 18 में से 6 नंबर ऐसे ही होगा ना कि हर तीसरा नंबर वो कहता है कि वो है जो 3 के टेबल पे आता है। तो आप 18 डिवाइड बाय 3 कर दोगे, क्योंकि हर तीसरा नंबर 3 के टेबल पे भी आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। मतलब कि 6 ऐसे नंबर हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं और मल्टीपल ऑफ 5 भी हैं। तो हमने इनको एक्सक्लूड आउट करना है। तो 30 हमारे पास ये थे, तो 30 माइनस
6 कर देंगे, 30 माइनस 6 करेंगे तो 30 माइनस 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, सॉरी 24। तो 30 में से 6 निकाल दिया तो 24 आ गए। अब ये जो 24 हैं ये प्योरली मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो उसने पूछा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है कि जितने आपके नंबर हैं उसको टोटल पे डिवाइड कर दो। 24 डिवाइड बाय 90 करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 90 किधर गया हमारे पास, ये मल्टीपल ऑफ 5। तो ये आंसर जो है आपका आ जाएगा 4/15। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। 6 के टेबल पे बढ़ लो, 6 4 = 24, तो 4 आ गया डिवाइड बाय 6, 15 = 90। अब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, 4/15 मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम आपके पास ये आपकी जो है वो आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ये थे आपके पहले हिस्से के मैथमेटिकल। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं समझ लगी तो भी पूछ लो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो नो कह दो यहाँ पे चैट में, ताकि मैं आगे बढ़ दूँ। साथ साथ जल्दी जल्दी बता दो टाइम ना, ताकि हम वीडियो छोटी से छोटी रहे हमारी, ज्यादा से ज्यादा कवर करें। 11 पेज आज करने, 11 कल, 11 परसों, 11 चौथ को, 44 पेज हमारे पूरे हो जाएंगे सैटरडे तक। ठीक है, संडे को पेपर दे लेना। नो ही कह दो चैट के अंदर, जल्दी जल्दी मुझे बता दो अगर नहीं समझ आ रही। और आ गई है तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो कह दो। ओके, आगे जो है ये सेकंड पार्ट आ जाता है। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि अ लेजिस्लेटर प्रपोज्ड एट कम्युनिटीज, a legislator proposed that communities। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर से आपने हिंट्स निकालने होते हैं। हिंट्स निकाल के उसको आपने अपने इस पार्ट से जो है वो रिलेट करना होता है। A legislator proposed that communities should therefore be required to adopt filtering system। वो कहते हैं कि एक लॉ बनाने वाले ने कहा कि फिल्टरिंग सिस्टम लगाना चाहिए जो कि जो है वो फिल्टरिंग 50% ऑफ ऑल टैप वाटर विद इन 5 ईयर। अगले 5 सालों के अंदर जो टूटी वाला पानी होता है उसको फिल्टर लग जाने चाहिए। तो अब नीचे वो कहते हैं कि इफ ट्रू मोस्टली कॉल इनटू क्वेश्चन द एडवाइजेबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल। ठीक है, तो वो क्वेश्चनिंग का मुराद ये होता है कि खिलाफ जाना। कोई सवाल कौन सी आप ऐसी स्टेटमेंट है जो कि उस पर सवाल खड़ा कर सकती है इस सजेशन के ऊपर कि अगले 5 साल के अंदर फिल्टर प्लांट लग जाने चाहिए टूटियों के। एग्जिस्टिंग फिल्टर सिस्टम प्रोग्राम हैव बीन प्राइवेट एंड वॉलंटरी विद सिटीजन पार्टिसिपेशन। ऐसा कोई पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया। Existing filtering point have been restricted to tap water that is ingested by human। अगर वो ये दूसरा पॉइंट कहता है कि जो अभी के प्रोग्राम है वही टूटियों को लगे, वही टूटी से पानी वही लेके वही साफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले से वो काम हो रहा है, ये वाला काम हो रहा है, तो दोबारा से नए बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऐसा है जो कि क्वेश्चन कर सकता है उसके ऊपर। तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी मैं नहीं पढ़ रहा, वो टाइम नहीं है उसका। ठीक है, मोस्ट सिटीजन आर वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑब्जर्विंग अ लॉ व्हेन दे कैन सी अ रीजन बिहाइंड इट। इसके अंदर वो कहता है कि बहुत सारे लोग लॉ इसलिए फॉलो करते हैं कि वो समझते हैं कि जब उन्हें पता होता है कि इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, इस लॉ के पीछे वजह क्या है, जिसके अंदर उसने मिसाल दी हुई है कि लोग जो है वो गैसोलीन, बाहर अमेरिकन ममालिक में खुद से पेट्रोल डलवाना पड़ता है ना, तो खुद से जो है वो आके डालना पड़ता है, वहां पे आदमी नहीं होते। तो अब वो कहता है कि वहां पर जो है वो पेट्रोल की चोरी लोग इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो चोरी करेंगे तो उसकी वजह से पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाएगा। इसके अंदर ये सारी बात की गई है। ठीक है, तो अब उन्हें लॉ को फॉलो करने के, लॉ क्या है कि चोरी ना करें, उसको फॉलो करने की रीजन उनके पास है कि हमने पेट्रोल इसलिए नहीं चोरी करना क्योंकि इसकी इसकी वजह से अगर हम चोरी करेंगे तो नुकसान होगा, जब नुकसान होगा तो चीज महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड स्टेटमेंट ये वाला आखिर इस, अच्छा इस तरह की स्टेटमेंट में आपने आखिरी चीज लाजमी पढ़नी है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट पूछ रहा है या इससे ऑपोजिट पूछ रहा है। ऑफ दिस स्पेसिफिक मोस्ट लाइकली टू, अगर अब लाइकली का मतलब है कि सेम बात हमने ढूंढनी है नीचे से, तो अब सेम बात में वो कहते हैं इंक्रीज पेनल्टी अलॉन इज सिग्निफिकेंट। पेनल्टी की तो बात ही नहीं हो रही थी अभी, कोई जुर्माने की अभी तक मोटिवेशन नहीं बात हुई। देर आर स्टिल टू मैनी इनकंसिडरेट सिटीजन इन द लोकल कम्युनिटी। ऐसी भी कोई बात नहीं हुई कि
लॉ के बाद भी कुछ लोग जब वो पेट्रोल अभी भी चोरी करते हैं, ऐसा भी कोई सीन नहीं आया। हाई गैसोलीन प्राइस कैन बी ब्राउट डाउन इफ एवरीवन डज हिज और हर पार्ट एंड पेज ऑफ द गैसोलीन दे यूज एट द पंप्स। अब ऐसा उसने कभी भी ये नहीं उसने कहा कि अगर सारे जो है वो टैक्स अपना पेट्रोल पैसे दे के भरवाने लग जाए पेट्रोल कम हो जाएगा। ये उसने कहा था कि अगर नहीं देंगे तो महंगा हो सकता है, सस्ते होने का उसने रिलेशन नहीं बताया। और सोसाइटी शुड मेक एफर्ट टू टीच सिटीजन द रीजन फॉर इट्स लॉज, दैट वाज द बेसिक। उसने पूछा बेसिक आइडिया क्या है, तो बेसिक आइडिया यही था कि क्यों लोग चोरी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें उसकी रीजन पता है। तो इसी वजह से ये फोर्थ पॉइंट आपका राइट होता है कि उन्हें उसकी वजह पता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उन्हें क्या करें, लोगों को सिखाएं कि लॉ, इस लॉ को फॉलो करने की ये वजह है। तो जब वजह होगी तो वो लॉ को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। अ स्मॉल फर्नीचर स्टोर यूजेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है कि एक आदमी है फर्नीचर वाला, उसने एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जो कि उसके हिसाब किताब करता है, ठीक है। लेकिन जब वो खुद हिसाब किताब करता है दस्ते पे कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए, तो वो कहता है कि मेरे और इस मशीन के हिसाब किताब में गड़बड़ है, ठीक है, कुछ फर्क आ रहा है। तो अब वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं रिजल्टिंग टोटल डिफरेंट फ्रॉम टोटल कंप्यूटर गेव। तो फर्नीचर के दिमाग में जो वजह आई है, जो जो रीजनिंग है उसके दिमाग में कि ये उसने क्यों इसको जो जो डिफरेंस आ रहा है उसके दिमाग में क्या वजह आ सकती है, ठीक है। तो अब जो पहला है, द क्राइटेरिया दैट द कंप्यूटर यूजेस इन डिटरमाइनिंग व्हाट आइटम आर इंक्लूडेड इन काउंटिंग ऑफ पर्टिकुलर वन डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ बुक कीपर यूजेस। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हमने पढ़ा इसके अंदर कि कोई आइटम्स वगैरह का कोई रोला हो, कुछ चीजों का रोला नहीं। द इनएक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। ऐसी भी कोई चीज नहीं पड़ी कि क्या वजह है उसके खराब होने की, अगर वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो गलत जवाब दे रहा है तो उसकी क्या वजह है, ऐसा भी कुछ नहीं हमने उसके अंदर पढ़ा। इट वुड बी पॉसिबल टू मॉडिफाई द कंप्यूटर सो दैट इट कैलकुलेट द स्टोर अकाउंट मोर एक्यूरेटली। मॉडिफिकेशन की बात नहीं की गई, हमें सिर्फ उसने ये पूछा है कि उसका जो डिफरेंस आ रहा है, तो उसके इसमें वो कहता है कि जो मैं कैलकुलेट करता हूँ वो और डिफरेंट आंसर आता है, जो वो कैलकुलेट करता है वो और आंसर आता है। A careful calculation by bookkeeper using an adding machine is unlikely to be less accurate। अनलाइकली का मतलब है कि कम चांसेस हैं कि वो एक्यूरेट ना हो। इसका मतलब ये है कि वो समझता है, जो बुक कीपर है वो ये समझ रहा है, वो ये कहता है कि जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मैनुअली वो ज्यादा एक्यूरेट है निस्बतन कंप्यूटर की अकाउंटिंग के, ठीक है। वो इस वजह से, इस माइंडसेट की वजह से वो डिफरेंस को जो कहता है कि ये मशीन जो है ये या ये जो सॉफ्टवेयर है ये ठीक नहीं है, तो ये उसके माइंडसेट में था। मैनी पीपल डू नॉट रीड बुक दे परचेज। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग किताबें खरीदते हैं, जो खरीदते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है, ठीक है। जो पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उनको दोबारा पढ़ने की तौफीक नहीं होती। तो अब इसका क्या मतलब है कि किताबें क्यों खरीदी जाती है, या लोगों का किताबें खरीदने का मकसद क्या है। रेगुलर बुक रीडर आर मोर सस्पेक्टेड टू आई डिजीज। आई डिजीज की कोई बात नहीं हुई पैराग्राफ के अंदर। रीडर ऑफन एग्जैजरेट अबाउट देयर बुक रीडिंग। बुक रीडिंग के मतलब रीडर्स, अब रीडर्स की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है कि मोस्टली पीपल बुक्स बाय बुक्स बट डोंट रीड देम। मेनी पीपल बाय बुक टू प्रिटेंड देमसेल्फ एज स्कॉलर। ये हो सकती है रीजन कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए किताबें ले लेते हैं कि ओके हम दिखा सकें कि हमारे घर में किताबें हैं, ठीक है। तो दैट कुड बी अ रीजन। और यही एक राइट आंसर है, द सेल ऑफ नॉवेल्स। और नॉवेल्स का कोई कॉन्सेप्ट हमारे इस पैराग्राफ के अंदर है ही नहीं। क्लासिकल म्यूजिक ऑक्यूपाई द यूनिक पेक्यूलियर पोजीशन इन एवरी कल्चर। अब यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक की क्या की जा रही है, तारीफ करी जा रही है कि वो एक यूनिक होता है, उसकी एक अपनी वजह होती है। दे आर इम्पेरिशेबल एज कल्चरल लैंडमार्क बट द इमोशन एक्सप्रेस इन सम ऑफ द फोल्क आर ऑफन सुपरस्टेटेड बाय न्यूअर ट्यून्स। वो कहते हैं कि वो इम्पेरिशेबल हमारे कल्चरल लैंडमार्क्स का एक मतलब शो ऑफ होते हैं, उनकी उनको शो करते हैं, लेकिन सर सर सीडेड बाय न्यू न्यू ट्यून। लेकिन कुछ जो है वो सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, उनमें कहता है कि नई नई ट्यूनें ऐड कर दी जाती हैं। However, the classical survive lust as heritage as imposing feature of society, yes unsuited for habitation unless remodeled। वो कहते हैं कि जब तक उसको रीमॉडल नहीं किया जाता तो उसको सही जो है वो समझा नहीं जा रहा, ठीक है। तो इग्नोर्ड, अब उसके क्लासिकल वर्क के मतलब क्या जो है वो आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। वो कहते हैं इग्नोर्ड बाय यंग जनरेशन। ऐसी कोई बात नहीं की गई कि क्लासिकल म्यूजिक को यंग जनरेशन नहीं सुनती, ऐसी कोई बात नहीं की। इज एन ऑब्स्टेकल इन डेवलपिंग इन न्यू ट्यून। ऐसा भी कोई नहीं कहा गया कि नई ट्यून बनाते हुए जो क्लासिकल जो है वो फर्क या उसकी वजह से कोई इशू बनता है। शुड बी स्टोर्ड इन म्यूजियम। म्यूजियम में स्टोर करने की कोई बात नहीं की गई। नीड अवर रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन इवन इफ देयर ट्यून एंड आइडियाज दे एक्सप्रेस आर नो लॉन्गर करंट। हाँ, इसकी बात हुई थी कि उनकी ट्यून्स पुरानी हो चुकी होती हैं, ठीक है, उसमें फिर नई नई जिद्दत लाई जाती है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो तीन चार हिंट पॉइंट है वो सारे के सारे हमें इसमें मिलते हैं कि हमें उसकी एक तो इज्जत
करनी चाहिए, उसकी जो है वो परवाह करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट ही उसने किससे किया, क्लासिकल म्यूजिक की तारीफों से। मैनी पीपल स्पेशली एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री। अब इसके अंदर कहते हैं कि फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलात से माहिर लोग जो हैं वो ज्यादा कहते हैं कि जो फॉरेस्ट फायर है ये इसके खिलाफ है। लेकिन कुदरत की तौर पे कुदरत क्या कहती है, जब स्टडी की गई तो वो कहती हैं कि जो फॉरेस्ट फायर होती हैं, छोटी लेवल की फॉरेस्ट फायर जो है वो कई फॉरेस्ट फायर कुड बी बेनिफिशियल। अब ये पॉइंट इसके अंदर हिंट है कि फॉरेस्ट फायर कैन बी बेनिफिशियल, वो फायदेमंद भी हो सकती हैं। इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हमने नीचे वाली स्टेटमेंट निकालनी है। द रीजन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फॉरेस्ट फायर इज नेचुरल, कहीं नेचुरल न्यूट्रल का या आर्टिफिशियल का ताल्लुक या जिक्र नहीं आया। ह्यूमन बीइंग ट्राई टू एक्सटिंग्विश द फायर फॉर गेनिंग वेट, एक्सटिंग्विशिंग फायर के मतलब कोई पॉइंट नहीं आया। डी ऑप्शन देखो, ओकेजनली जो सी ऑप्शन है, स्टडी इंडिकेटेड फॉरेस्ट फायर रेगुलरली अकर्ड इन द टाइम प्रायर टू ह्यूमन ऑक्यूपेशन। ह्यूमन ऑक्यूपेशन की कोई बात ही नहीं हुई कि ह्यूमन ऑक्यूपेशन से पहले आग लगती थी, बाद लगती थी, कब लगती थी, नो वन केयर्स, नो दे हैवंट टेल्ड अस। Occasionally, the small fire prevent a large scale fire by accumulation of flammable material। जो छोटे लेवल की फायर्स होती हैं वो बड़े लेवल की फायर्स को बचा लेती हैं। बचाने से क्या मतलब है कि बेनिफिशियल। तो इस तरह क्या कहते हैं, इस सेंस में स्मॉल फायर जो है या फायर जो है फॉरेस्ट फायर जो है वो बेनिफिशियल हो सकती हैं। A greater number of computers are sold in साहिवाल than in बुरेवाला। वो कहते हैं कि बुरेवाला की निस्बत साहिवाल में ज्यादा कंप्यूटर क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि साहिवाल के जो लोग हैं वो दुनिया के मामलात में, क्योंकि कंप्यूटर से ही उन्होंने देखना है ना कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, उसके मामलात में ज्यादा क्या है, एक्सपर्ट हैं, ज्यादा उन्होंने जानते हैं, उसको ज्यादा जानते हैं। तो अब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वीकन्स द कंक्लूजन, यानी कि हमने ऑपोजिट ढूंढनी है। ठीक है, वीकन्स द कंक्लूजन के अंदर कहेगा साहिवाल हैज लार्जर पॉपुलेशन देन बुरेवाला। पॉपुलेशन की कोई बात नहीं की, यानी कि पॉपुलेशन इस पॉइंट से कि साहिवाल के अंदर ज्यादा कंप्यूटर सेल होते हैं उसका पॉपुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कि साहिवाल की ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा लैपटॉप सेल होंगे, तो ये तो सपोर्ट करेगी साहिवाल वाले पॉइंट को। मोस्ट पीपल ऑफ बुरेवाला वर्क इन साहिवाल। अगर बुरेवाला के लोग साहिवाल में आके काम करने लग जाएंगे तो कंप्यूटर कहाँ पे सेल होंगे, साहिवाल के अंदर सेल होंगे। तो ये भी सपोर्ट करती है। ईच पर्सन ऑफ साहिवाल स्पेंड लेस टाइम इन सर्फिंग इंटरनेट देन डज अ पर्सन इन बुरेवाला। साहिवाल में बैठा हुआ शख्स जो है वो इंटरनेट के ऊपर उसको थोड़ा टाइम लगता है चीज को ढूंढने में, बनिस्बत लेस टाइम देन डज अ पर्सन इन बुरेवाला। बुरेवाला वाले बंदे को हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए। अब मे भी ये टाइम इस सेंस में है कि इंटरनेट में उसे ढूंढना, क्योंकि उसको एक्सपर्ट तो वो है नहीं। ठीक है, तो वो ढूंढने में टाइम लगाएगा। तो ये पॉइंट भी जो है वो उसके मुतरादिफ ही होता है कि साहिवाल वाले जो लोग हैं ये लेस टाइम इन सर्फिंग इंटरनेट। सर्फिंग का मतलब उस पर चीज ढूंढने में उनको फौरन से चीज मिल जाती है, उन्हें पता होता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है बैंडविड्थ यूजेज ऑफ बुरे वाला इज मोर देन दैट इन साहिवाल। के इंटरनेट का जो यूजेज है, डरा दिए यार, कोई बात बीच से निकाल ली, मैं अकेला कमरे में बैठा, मैं पता नहीं कहाँ से बातें आई जा रही। रोज माइक बंद कर लो। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो कहता है कि बैंडविथ यूजेज ऑफ बुरे वाला इज मोर देन दैट इन साहिवाल। साहिवाल की निस्बत बुरे वाला में इंटरनेट की या बैंडविथ की यूजेज जो है वो ज्यादा है। तो ये जो है ऑपोजिट स्टेटमेंट आ गई कि अगर जो कंप्यूटर है वो साहिवाल में ज्यादा बिक रहे हैं तो बैंडविथ की यूजेज जो है वो बुरे वाला में कैसे ज्यादा हो सकती है। तो ये पॉइंट जो है वो उसकी क्या आ गया, ऑपोजिट आ गया। पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर ऑन बिहेवियर। अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर ऑन बिहेवियर। लोगों को उनके बिहेवियर के मुतालिक जो वो अकाउंटेबल होना चाहिए। एंड इट होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल फॉर देयर ओन इंटेल कैपिटल पनिशमेंट देन सो बी इट। और अगर कहते हैं कि कोई बिहेवियर रॉन्ग बिहेवियर किसी का होता है तो उसके मुतालिक उन्हें सजा भी दी जानी चाहिए, लेकिन नो पर्सन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर बिहेवियर ओवर विच ही और शी हैड नो कंट्रोल। लेकिन उसको किसी ऐसे ऐसे बंदे को इस बात पर सजा नहीं दी जानी चाहिए, ऐसे बिहेवियर के ऊपर सजा नहीं दी जानी चाहिए जो कि उसके कंट्रोल में ना हो। ठीक है, तो अब इसकी जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। पीपल शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर बिहेवियर ऑफ अदर पीपल। अदर पीपल की बात इस पूरे के अंदर हुई नहीं, अपने बिहेवियर की बात हो रही है। पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन बिहेवियर। अब हैव नहीं, ये नहीं है, उसने कहा कि कुछ हो सकते हैं, कुछ के कंट्रोल नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टोरी है जिनके पास बिहेवियर कंट्रोल नहीं हो रहा और उसके मुतालिक सजा के मुतालिक। ठीक है, तो कंट्रोल ओवर देयर बिहेवियर होता तो फिर तो ये स्टोरी जो है वो उल्टी चली जाती। पीपल कैन नॉट कंट्रोल द बिहेवियर अदर पीपल। फिर से अदर आ गया, तो अदर पीपल की बात नहीं हो रही, ऑन पीपल की बात हो रही है, ऑन सेल्फ की बात हो रही है।
बिहेवियर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल शुड नॉट बी पनिश। तो इसका जो है वो डी ऑप्शन राइट है, यहाँ जो बी लिखा हुआ है ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, बिहेवियर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल शुड नॉट बी पनिश, तो ये इसका डी ऑप्शन राइट है। ये आगे जब आप जाओगे, आगे इस तरह का सवाल दोबारा आएगा, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगी, डी ऑप्शन। एनी एज एन इकोनॉमिस्ट नोज हेल्दी पीपल। अब ये इकोनॉमी, एक इकोनॉमिस्ट कहता है कि जो अच्छे, जो सेहतमंद लोग होते हैं वो इकोनॉमी के ऊपर बर्डन कम डालते हैं, क्योंकि वो काम भी ज्यादा करते हैं, और एक तो काम ज्यादा कर, दूसरा ये कि अस्पतालों का वर्कलोड कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अनहेल्दी यानी कि जो बीमार होते हैं, ये इकोनॉमी के ऊपर क्या आते हैं, एक दबा इम्पैक्ट डालते हैं। Not surprising then, every rupee our government spend on prenatal care for undocumented immigrant will save taxpayer of this country 3 रुपी। मतलब वो कहता है कि टैक्स पेयर से, मतलब वो टैक्स पेयर वाला मेन लफ्ज नहीं है इसके अंदर। वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करे प्री नेटल केयर में, प्री नेटल कहते हैं जो कि प्रेगनेंसी और मदर और चाइल्ड की जो है ना केयर, ठीक है, उसकी केयर पे अगर पैसे लगाए जाएं, तो उसकी वजह से जो टैक्स पेयर है, यानी कि जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लोग हैं, तो अफगानिस्तान से जो भी नए लोग आ रहे हैं उनमें प्री नेटल जो भी है, उनके ऊपर अगर पैसे लगा दे तो पाकिस्तान के पैसे बच जाएंगे। टैक्स पेयर के पैसे बचने से मुराद है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी, बेहतर रहेगी। ठीक है, उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। ठीक है, ये इन चीजों की वजह से, लाइक ये जो प्री नेटल केयर पे या जो भी डिजीज की वजह से बर्डन आता है वो नहीं पड़ेगा। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, टैक्स पेयर पे फॉर प्री नेटल केयर ऑफ ऑल इमिग्रेंट, ये इसका बेसिक नहीं है कि टैक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ प्री नेटल केयर के लिए टैक्स नहीं दे रहा, वो बहुत सारी और चीजों के लिए भी दे रहा है, तो ये ट्रू नहीं है। सी ऑप्शन है, बेनिफिट फॉर प्री नेटल केयर सर्व टू प्रमोट अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन। प्री नेटल केयर सिर्फ और सिर्फ जो है वो केयर सर्व टू प्रमोट अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन। वो कहता है कि अगर ये प्री नेटल केयर के ऊपर जितना पैसा गवर्नमेंट लगा रही है कि प्री नेटल केयर जो है वो, उसका मकसद ये है कि बाहर से इमिग्रेंट और आए, अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट और आए, तो ये भी ट्रू नहीं है। हम नहीं चाहते कि बाहर से लोग और जो है वो अनडॉक्यूमेंट यानी कि जो इलीगल तरीके से वो और आ जाए, तो ये हमारा बेसिक पर्पज नहीं है। बेबीज हुज मदर डिड नॉट सी प्री नेटल केयर आर जस्ट एज हेल्दी एज अदर बेबीज, ये भी गलत है। ऐसी मदर जिनको प्री नेटल केयर नहीं दी गई, उनके और दूसरी माँ के बच्चे सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो बी ऑप्शन बचती है कि ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन हु डू नॉट रिसीव प्री नेटल केयर आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस हेल्थ प्रॉब्लम। ऐसी वुमेन जिनको प्री नेटल केयर नहीं दी जाती, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को ज्यादा सस्पेक्टेबल होती हैं दूसरी वुमेन्स की निस्बत। There is a clear evidence that mandated vaccination to children under age 4 has resulted in fewer fatalities। तो कहता है कि इसके अंदर वो सिंपली ये कह रहा है कि जो पिछले ये देखा गया कि एक लॉ पास किया गया वैक्सीनेशन का, कि वैक्सीनेशन की जाए, उस वैक्सीनेशन की वजह से उसके पहले वाले टाइम में, उसके बाद वाले टाइम में एक रिमार्केबल चेंज देखा गया कि वैक्सीनेशन के बाद जो नंबर ऑफ फर्टेलिटीज, अमवात की तादाद, मरने की, बच्चों के मरने की तादाद कितनी हो गई, कम होती गई है। ठीक है, तो अब इसकी कंक्लूजन निकालेंगे। पहले जो है वो, पहले द फर्टिलिटी रेट फॉर एज ग्रुप हैज रिमेन्ड स्टेडी। स्टेडी का क्या मतलब है कि लो, एक ग्रेजुअली जो है वो कम हो गई है, स्लो रही है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली कम हुई है। तो ये हमारी ऑप्शन जो है वो ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ लो। एयर पोल्यूशन, कोई बात ही नहीं है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हुई। गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड मलेरिया कंट्रोल, मलेरिया कंट्रोल की कोई बात नहीं हुई। हेल्थ कंडीशन इन कंट्री आर बेटर देन हैज बीन प्रीवियसली। ठीक है, हेल्थ कंडीशन पहले से अब बेहतर है, तो ये भी कंडीशन हो सकती थी, लेकिन जो ज्यादा हेल्थ कंडीशन जो है वो हमारा पॉइंट ही नहीं था। हमारा पॉइंट था फर्टिलिटीज का, अमवात का। ठीक है, तो अमवात वाला पॉइंट जो है वो आ गया।